नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। तो हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ यानी कि जनरलिस्ट बैंकिंग ऑफिसर, जो कि आईबीपीएस आरआरबी का होता है। उसमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में, क्योंकि मैंने आरआरबी जीबीओ का आपका 2018 और 2019 दोनों में रिटन एग्जाम दिया था और दोनों में मैंने रिटन क्लियर करे थे और दोनों में इंटरव्यू फेस करे थे। तो आज मैं आपके साथ उन्हीं क्वेश्चंस को शेयर करने जा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे से पूछे गए थे। अपना मैं पहले से आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बीसीए करा हुआ है और बीसीए के बाद में मैंने एमबीए करा हुआ है आपका मार्केटिंग और फाइनेंस में। तो बेस्ड अपॉन दैट और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग में, क्योंकि मैंने आपका एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और सबसे लास्ट जो मेरा काम था वो था आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, वहां पे काम करा हुआ है। तो उसी के ऊपर बेस्ड जो कि मेरी प्रोफाइल रही है एजुकेशन वाइज एज वेल एज जो आपका प्रीवियस बैंक में मेरा काम का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे मेरे से इन दोनों इंटरव्यूज में जो कि 2018 और 2019 में हुआ था आरआरबी जीबीओ का, उस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए बिना देरी करे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे मुझसे इंटरव्यू के दौरान आरआरबी जीबीओ के। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ये 2018 और 2019 में जो मैंने इंटरव्यू दिया था आरआरबी जीबीओ का, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि मुझसे पूछे गए थे दोनों इंटरव्यूज में। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था आपका आर्यव्रत जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है लखनऊ में, वहां पर, और दोनों टाइम वहीं पर हुआ था मेरा 2018 में एज वेल एज 2019 में। आपको जैसे कि मैंने अपना बता ही दिया है पिछले उसमें कि मेरी क्या प्रोफाइल रही थी, उसके ऊपर ही बेस्ड मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहली चीज जो दोनों बार मुझसे पूछा गया, एक तो इंट्रोडक्शन। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो दोनों टाइम ही हिंदी में हुआ था, क्योंकि जो पैनल बैठा हुआ था, पैनल ने स्टार्टिंग ही हिंदी से करी थी। तो वहां पे मैंने हिंदी में ही इंटरव्यू दिया था अपना थ्रू आउट। तो यहाँ पे जो मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा गया तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो वो आपका 40 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अब आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, एक आप एक्सपीरियंस बैंकर हैं। तो हमेशा आपको अपना नाम बताना है, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि आपका बैंकिंग में रहा है, कि आपने कितने साल काम करा है, आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन है। अगर आपने एमबीए करा है तो एमबीए, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, और उसके अलावा अगर आप जेआईआईबी या सीआईआईबी ऐसे सर्टिफिकेशन करे हुए हैं तो उसके बारे में बताइए। साथ ही साथ आपने बैंकिंग में किस चीज में काम करा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी, कि मैंने रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम करा हुआ है, मैंने पोर्टफोलियो हैंडलिंग करी हुई है, एक तरीके से मैंने टीम हैंडलिंग भी करी हुई है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम करा हुआ है। तो इन सारी चीजों को आपको हाईलाइट करना है कि आपका कोर एरिया क्या रहा था जब आपने बैंक में काम करा है, उसके बारे में बताना है। और साथ में अगर आपकी कोई मेजर अचीवमेंट्स रही हैं तो आप उसको एड ऑन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए अपना, कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही आपका सबसे मेन चीज होती है जिसके ऊपर सब कुछ बेस्ड होता है, और वहां से आपके क्रॉस क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो आप अपने इंटरव्यू को एक दिशा दे सकते हैं कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक इफेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन हो। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये मेरे से 2018 के टाइम में पूछा गया था कि रेवेन्यू इनकम क्या होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने उनको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि मैंने आपका काम करा हुआ है रिटेल ब्रांच बैंकिंग में, और वो भी एज ए पर्सनल बैंकर मैंने काम करा है एचडीएफसी बैंक में। तो वहां पे मुझे रेवेन्यू इनकम अर्न करनी होती थी। मेरा एक टारगेट होता था मंथली एज वेल एज ईयरली, जहां पे मुझे रेवेन्यू इनकम का टारगेट होता था जिसे अचीव करना होता था। तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे उसी के बेसिस पे पूछा कि रेवेन्यू इनकम क्या होती है। ठीक है, इसका मैंने आंसर करा उसी अकॉर्डिंगली कि रेवेन्यू इनकम क्या होती है। इसके बाद मेरे से पूछा गया था अगला क्वेश्चन उसी के बाद, कि आपका जो गवर्नमेंट होती है इंडियन गवर्नमेंट, वो किस तरीके से रेवेन्यू अर्न करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको थॉरोली चीजें ये पता होनी चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से आपका रेवेन्यू अर्न करती है, जो टैक्सेस होते हैं ये सब लगा के, जो आपके क्या कहते हैं चालान्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इसके थ्रू आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। तो इसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इजिली आंसर कर सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो आप चौथा क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि लिखा हुआ है, ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, यहाँ पे ये जो है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये जो है ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था आपका 2019 के इंटरव्यू में, कि आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं इस टाइम पे इंडिया में। तो उस टाइम पे जो करंट चैलेंजेस थे मैंने उसके बारे में उनको बताया कि ये पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं जो कि इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसी के बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन में से 2019 का ही जो है वो पूछा था कि इस तरीके के जो चैलेंजेस होते हैं इसमें आपका जो आरआरबी है वो किस तरीके से काम कर सकती है ताकि इन चैलेंजेस से पार पाया जा सके। तो मैंने उनको कुछ उसके बारे में सॉल्यूशंस दिए थे। एक तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कभी भी जब इंटरव्यू आपका हो रहा है तो उस टाइम पे जो बैंक है उसके जो पैनल बैठे हुए हैं उनको हमेशा केवल प्रॉब्लम्स ना दिखाएं।
कभी भी उनके सामने प्रॉब्लम्स नहीं रखनी चाहिए कि हाँ कि ये प्रॉब्लम्स है, अनटिल अनलेस जो आपके पैनलिस्ट हैं वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे क्या बैंकिंग में प्रॉब्लम चल रही है या इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है जो कि गवर्नमेंट फेस कर रही है। आप हमेशा उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं कि ये सॉल्यूशन है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स वो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाना है कि सर मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये एक आपका एक अच्छी छवि उनके सामने रखता है कि ही इज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर और द पर्सन इज द सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो कि एक सॉल्यूशन दिलवा सकता है। ठीक है। तो वहां पे मैंने सॉल्यूशन बताया कि किस तरीके से आरआरबी में काम करते हुए इन तरीके के चैलेंजेस को पार पाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने 2019 के इंटरव्यू में ही मुझसे पूछा था कि आरआरबी से आप क्या समझते हैं। आरआरबी के बारे में आपको पता ही है कि आरआरबी का बाइफरकेशन होता है जिसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो उसका स्पॉन्सर बैंक होता है उसकी परसेंटेज डिसाइडेड होती है। तो उसके बारे में आपको बताना होता है। और इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं आरआरबी के बारे में, आपको एक तरीके से आरआरबी का इंट्रोडक्शन होता है कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कभी आरआरबी में गए हैं, आपने कभी विजिट करा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कि हाउ यू एवर हैव यू एवर बीन टू आरआरबी, कि आप कभी आरआरबी में गए हैं, आपने विजिट करा है। तो मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे फादर का ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है एक आरआरबी में, मैं बेसिकली मुरादाबाद से हूँ। तो आपको पता ही है कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, कि सबसे पहला जो रीजनल रूरल बैंक खुला था दैट इज प्रथमा बैंक, वो आपका मुरादाबाद में ही खुला था और मैं वहीं से हूँ और मेरे फादर का अकाउंट भी वही है। तो मैंने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से उसका आंसर करा कि हाँ मैं वहाँ पे गया हूँ। और एक बार नहीं गया हूँ, कई बार गया हूँ और मेरा आना जाना लगा रहता है वहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें देखी उसके बारे में शेयर करा। तो अगर आप में से कोई भी आरआरबी में गया हुआ है या आरआरबी में हो सकता है स्केल 1 पे काम कर रहा हो, स्केल 2 पे की तैयारी कर रहा हो, तो वो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस से रिलेटेड, ये क्वेश्चन जो है ये मेरे से पूछा गया था 2018 के इंटरव्यू में आरआरबी जीबीओ के, कि एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स क्या होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था मेरे से उस टाइम पे, क्योंकि एक्चुअली मैंने जब क्या कहते हैं जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर होता है उसके ऊपर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें मैंने एक सॉल्यूशन बताया था कि एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स जो होते हैं उसके थ्रू भी हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्री क्लिनिक्स क्या होती हैं, एग्री बिजनेस सेंटर्स क्या होते हैं। ठीक है। इसी के बाद मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर जो होते हैं उसके लोन को कैसे आप प्रोसेस करोगे। तो मैंने इसका उत्तर सिंपली दिया था, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरीके के लोन केसेस हैंडल नहीं करे थे कि किस तरीके से करा जाता है। तो मैंने उनको सीधे बोल दिया था पैनल को कि सर मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरीके से इसका प्रोसेस करा जाएगा एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स के लिए लोन का, क्योंकि मेरे सामने कभी भी इस तरीके के केसेस नहीं आए हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब भी मेरे सामने इस तरीके के केसेस आएंगे तो मैं अकॉर्डिंगली अपने कलीग से या अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ के और अकॉर्डिंगली इस काम को करूंगा। तो इस तरीके से मैंने आंसर करा था। तो आपको भी इसी हिसाब से एक पॉजिटिव वे में आंसर करना है। वो आपका आंसर डिफर कर सकता है लेकिन वो हमेशा एक पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव मैनर में। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। सेम चीज मेरे से पूछी गई थी कि सपोज करिए आप एक ब्रांच मैनेजर है एक स्मॉल ब्रांच के, जहाँ पे कि आपको केवल और केवल आपके साथ में एक पीओ है और एक क्लरिकल लेवल का बंदा है, और आपकी ब्रांच में जो है फुटफॉल काफी ज्यादा रहता है ड्यूरिंग द ब्रांच आवर्स। तो अगर आपको मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स की तो आप किस तरीके से करेंगे। तो ये एक तरीके का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। मैं आपको अपना आंसर बता देता हूँ जो मैंने बताया था, उन्हें आपका अपना आंसर डिफर कर सकता है। मैंने उनको यही बताया था कि सर अगर मुझे मार्केटिंग करनी है सबसे पहले मेरी चीज़ ये होगी कि अगर फुटफॉल ज़्यादा है तो मुझे ब्रांच को मैनेज करना है। रही बात मार्केटिंग की, तो जब शाम का टाइम होता है ब्रांच के क्लोज होने का, आफ्टर कस्टमर्स आ, मैं उस टाइम पे जाके अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे मिल सकता हूँ। अदरवाइज सैटरडे या संडे में जो होता है आपका, जब भी क्या कहते हैं टाइम मिलेगा मेरे को अकॉर्डिंगली मैं कैनोपीज लगा सकता हूँ, मार्केटिंग एक्टिविटीज कर सकता हूँ। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं जो मेरा प्रोबेशनरी ऑफिसर है मेरे अंडर में, ये क्लर्क जो है उसी को बाहर मार्केट में भेजूं। एज ए ब्रांच मैनेजर मेरे को अगर जरूरत लगती है तो मैं खुद जाऊंगा मार्केट के अंदर और मैं खुद जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी होगी वो कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आपका जो कस्टमर मीटिंग होती है कस्टमर मीटिंग कर सकता हूँ, ताकि कस्टमर्स जितने भी हैं रूरल परिवेश में जितने भी लोग रहते हैं उनको मैं जो भी बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल रही हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो इस तरीके से मैंने आंसर करा था। आपका आंसर हर एक का डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि वाई इज मार्केटिंग इसेंशियल फॉर बैंक्स। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था 2018 के इंटरव्यू में। वो इसलिए पूछा गया था कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने एमबीए करा है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछना
ऑब्वियस सी बात है, मेरे से बनता था कि मार्केटिंग क्यों एसेंशियल है बैंक्स के लिए। तो मैंने बता दिया उन्हें कि क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो जनरल पब्लिक को पता नहीं चलेगा। जब उनको पता नहीं चलेगा, वो बाय नहीं करेंगे, तो किस तरीके, मतलब इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आपको किसी भी अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं उसके बारे में जानकारी देनी होती है उसके लिए। चलिए देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन है। इसके अलावा उन्होंने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 2018 और 2019 दोनों के जो इंटरव्यू मैंने दिए थे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे से करंट इश्यूज पूछे गए थे कि करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं इंडिया में, तो मैंने बता दिया था उनको उस टाइम पे जो जो मेरे को इश्यूज याद आ रहे थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। तो उसके ऊपर पूछा था, जिसी के ऊपर बेस्ड मेरे से प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिखाया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन बना था वो इसी के बाद बना था मेरे से ऊपर। और फिर इसके अलावा उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग टू ओवरकम दोज इश्यूज, कि मतलब इस पर्टिकुलर इश्यूज को जो आपने बताए हैं कि इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए क्या क्या काम कर रही है सरकार। तो उसी पे मैंने उनको बताया था कि एग्री क्लिनिक बिजनेसेस जो होते हैं आपके, एग्री बिजनेस सेंटर जो होते हैं, एग्री क्लिनिक्स जो होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने उनको जो उस टाइम पे योजनाएं आई थी कुछ टाइम पहले ही, आपकी सौभाग्य योजना और आपकी जितनी दूसरी योजनाएं चल रही थी उनके बारे में बताया था उस टाइम पर, कि ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके खातों तक उनके पैसे को पहुंचाया जा रहा है, सब्सिडी पहुंचाई जा रही है। तो जो जो चीजें उस टाइम पे आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपके दिमाग में आ रही होती हैं, आपको आर्टिकुलेट करके उसी हिसाब से आंसर देना होता है। तो जो जो चीजें मेरे उस टाइम पे दिमाग में आ रही थी, मैंने उसी हिसाब से उनको उस टाइम पे आंसर दिया था। अब एक क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया था 2018 के इंटरव्यू में, वो ये था कि अगर सपोज करिए आपको अपना जो ब्रांच है उसका बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको ये बताया था कि सर मैं सबसे पहले अपनी जो ब्रांच है उसका बेस बढ़ाना चाहूंगा। तो उसी पे मेरे से काउंटर क्वेश्चन करा गया था कि आप बेस बढ़ाएंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने से भी हमने सुना है कि ज़्यादा आपके कस्टमर्स का बेस बढ़ता है। तो वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि किस तरीके से आप एकदम से उसी का जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करा गया है उसका आंसर करते हैं। तो मैंने इसी बात पे उनसे ये बोला था कि सर जो आपका सर्विस प्रोवाइड करना होता है ये भी बहुत इसेंशियल पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बेस को बढ़ाना भी चाहूंगा, क्योंकि जब मैं बेस बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली, तो उसी के बाद में अपने जो जब मेरा बेस बढ़ेगा ब्रांच का और मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो मैं ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे पाऊंगा। और जब ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे पाऊंगा तो उससे भी मेरी दोनों चीजें मेरे लिए परस्पर एक तरीके से संबंधित हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि केवल और केवल मैं अगर सर्विस देता रहूंगा तभी ब्रांच में क्या कहते हैं एक्सपेंशन होगा, ब्रांच में कस्टमर ज्यादा आएंगे। मुझे ब्रांच का जब मैं बेस बढ़ाऊंगा तभी मैं उसी के बेसिस पे कस्टमर्स को सर्विस दूंगा। तो दोनों एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, मेल रखते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इस तरीके का मैंने आंसर दिया था उनको। इसके अलावा मेरे से जो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब मेरे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जो एचडीएफसी बैंक में काम करा है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैंने काम करा है उसके ऊपर पूछे थे कि क्या आपकी प्रोफाइल थी, क्या आपका काम रहता था, क्या आपके टारगेट होते थे। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने उनको आंसर्स करा था। तो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने 2018 में जो इंटरव्यू दिया था उसमें मेरे जो मार्क्स आए थे, वो इंटरव्यू में मेरे मार्क्स बने थे 81, जबकि 2019 में मेरे जो मार्क्स बने थे वो कंपैरेटिवली काफ़ी लेस थे मेरे हिसाब से, जो मैं सोच के गया था, क्योंकि केवल 50 मार्क्स बने थे मेरे इंटरव्यू में। तो कुछ गलतियां मेरे से 2019 के इंटरव्यू में हुई थी, जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 2018 की बात अलग है, क्योंकि वहां पे मेरे रिटर्न में मार्क्स कम थे, इस वजह से मेरा जो फाइनल जब मेरिट बनी थी उसमें नहीं हो पाया था। बट स्टिल मैंने सोचा कि जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इंटरव्यू के टाइम पे, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, वो हो सकता है किसी और भी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से वो आप लोगों के काम आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सेशन बनाया है। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उन क्वेरीज का मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आंसर कर सकूं आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।